नमस्कार। तो आप सबों का स्वागत है द फोकस आईएएस और मेरे फेसबुक लाइव पे, साथ ही साथ ब्रेकिंग फॉर समाचार के पेज पे भी शेयर होगा। और जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस लिंक को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, क्योंकि शेयर अभी कोविड का जो समय चल रहा है और ऐसे समय में अगर आप शेयर करते हैं लोगों अधिक से अधिक लोगों के बीच में, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो अधिक लोगों के बीच में जाएगी, नॉलेज जो है वो अधिक लोगों के बीच में जाएगी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका यूपीएससी एपीएससी में इंडियन पॉलिटी का क्या महत्व है। और साथ ही साथ जब हम लोग इस क्लासेस को बनाने जा रहे थे तो सोचा कि क्यों नहीं ऐसे क्लास भी हम लोग बनाएं जिसमें जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जिनको आइडिया नहीं है यूपीएससी और एपीएससी के बारे में, वो लोग थोड़ी यूपीएससी और एपीएससी के बारे में जानकारी ले सकें। तो क्लासेस जो हैं वो दैट मीन्स कि एक फ्री वेबिनार है हमारा, और अब इस फ्री वेबिनार में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कैसे यूपीएससी और एपीएससी कैसे क्रैक किया जाता है, सिलेबस क्या होता है, यूपीएससी एपीएससी है क्या, आईएएस आईपीएस होता क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में एक जानकारी है जो शेयर करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप सबों का स्वागत है। और जैसा कि हमारे वेबिनार का जो टॉपिक था वो था कि यूपीएससी और एपीएससी को कैसे डील किया जाए। दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का भविष्य, किसी भी, अगर हम स्टेट की बात करें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो उसका जो भविष्य होता है वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स पे डिपेंड करता है। और वो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनकी सोच क्या होती है, उनकी समझ क्या होती है, ये आज आपको समझ में आएगी। उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स, कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वो उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे वो किसी स्टेट को, जहाँ वो किसी डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ वो पूरे के पूरे कंट्री को रन कराए, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग सिलेबस पे, और सिलेबस के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जो हाईएस्ट पोस्ट है गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस का, वो जो हाईएस्ट पोस्ट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दें कि कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके हाईएस्ट पोस्ट क्या होते हैं। किसी भी जो इंडिया, जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा इंडिया है, हमारे देश में गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस का जो हाईएस्ट पोस्ट होता है वो पोस्ट आईएएस कहलाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और इस पोस्ट के लिए बेसिकली यूपीएससी और एपीएससी की एग्ज़ाम दी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो बच्चों को देने होते हैं, और बेसिकली मैं यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी एपीएससी, स्टेट पीएससी हो गया, देन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, देन इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एयरफोर्स, एफकैट जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियाँ भी हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। साथ ही साथ लगभग हर एक डिपार्टमेंट, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो या तो एसएससी के थ्रू काम करते हैं या इंडिविजुअल एग्जाम्स लेते हैं। देन दिस इज द एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, और इन बोर्ड्स के थ्रू हम लोग डिफरेंट एग्जाम्स लेते हैं। बट आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ केवल यूपीएससी और एपीएससी के बारे में, और सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो यूपीएससी जो है, यूपीएससी बेसिकली इंडिया की प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाईएस्ट पोस्ट को दिलाती है। यूपीएससी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड कैडर्स और आर्म फोर्स के जो पोस्ट होते हैं, जो हाईएस्ट पोस्ट होते हैं,
उनका सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू ही होता है। अगर देखें तो 24 सर्विसों का सिलेक्शन जो होता है वो यूपीएससी के थ्रू होता है स्टेट और गवर्नमेंट में। जैसे आप अगर आईएएस की बात करते हैं, आईपीएस की बात करते हैं, देन आईआरएस की बात करते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इसके बाद आईएफएस की बात करते हैं, फॉरेन सर्विसेज और फाइनेंस सर्विसेज दोनों की बात करते हैं, या फिर रेलवे के जो हाईएस्ट पोस्ट होते हैं। तो ऐसे करके 24 ऐसे सर्विसेज हैं जो यूपीएससी और एपीएससी कंडक्ट कराती हैं। अब यूपीएससी में अगर आपको जाना है, दैट मीन्स कि अगर आपको उस जगह पे जाना है जिस जगह से आप पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड कर सको, जिस जगह से आप स्ट्रेटजी ऐसा बना सको कि आपके आसपास के रहने वाले लोग अच्छे से रह सकें, तो वैसे जॉब के लिए आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम लोग आपसे आज चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, सिलेबस के बारे में जानने से पहले ये समझ लीजिए कि जो सिलेबस होता है, बेसिकली जितने भी बच्चे यूपीएससी और एपीएससी क्रैक करते हैं, जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी ना हो। इसमें जितनी भी जानकारियां हैं, ये सारी की सारी जानकारियां आपके पास अवेलेबल होती हैं। हाँ, आपको उनको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे कोई भी एग्जाम होता है, आपके पास वो नॉलेज होता है, बट इन सर्टेन वर्ड्स और एक सर्टेन फ्रेजेस के साथ आपको उनको प्रेजेंट करना है। यही यूपीएससी और एपीएससी चेक करती है। तो बेसिकली क्या है कि मैं आपको एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ, एंड देन हम लोग पॉलिटी पे आएंगे। इंडियन पॉलिटी में होता है क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बात करें तो जो यूपीएससी या स्टेट पीएससी की जो एग्जाम्स होती है ना, वो 3 चरणों में होती है, 3 स्टेप्स में होती है। जो पहला स्टेप होता है वो स्टेप जो है आपका प्रीलिम्स कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो प्रीलिम्स कहलाता है, और इसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2, और GS2 को ही हम लोग CSAT बोलते हैं। तो बेसिकली ये दोनों पेपर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और GS पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, वेयर एज GS पेपर 2 में आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं। GS पेपर 1 के जो 100 क्वेश्चन होते हैं उनका मार्क्स आपका 200 होता है और ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है। और GS पेपर 2 में आपके 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें भी 2 आवर्स होता है। अब अच्छी बात ये होती है कि जो GS पेपर 2 होता है वो क्वालिफाइंग होता है, और इसमें आपको केवल 33% मार्क्स लेके आने होते हैं। अगर आप 33% मार्क्स लेके आते हो तो आप इजी वे में पेपर 2 को क्रैक कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। देन जनरल स्टडीज़ अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। और एक बात और है कि इसमें नेगेटिव स्कोरिंग होता है, दैट मीन्स कि 1/3, 1/1/3 आपका नेगेटिव होता है। 1/3 नेगेटिव स्कोरिंग करके आप इसको बच सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली देखा जाता है कि कट ऑफ जो होता है वो डिपेंड्स अपॉन वैकेंसीज फिक्स होता है, कि जो वैकेंसी है उसके अनुसार कट ऑफ होता है GS पेपर 1 का, और पेपर 2 का कट ऑफ जो होता है वो 33% एज्यूम किया गया कि यही रखना है 33%। तो अप्रॉक्सीमेट 28-29 नंबर जो बच्चे लेके आते हैं वो इजी वे में क्रैक कर लेते हैं GS पेपर 2। अब जैसे ही आप पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करोगे, मतलब कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, आपको देना पड़ेगा मेंस। ठीक, बेसिकली मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ, इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक पॉलिटी है, तो मैं पॉलिटी पे बस बहुत जल्दी पहुँचूंगा। अब हमारा जो मेंस का पेपर है, इसमें पेपर A पेपर B, दैट मीन्स कि 2 पेपर ऐसे होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के हैं बेसिकली। देन कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, इंडिया में जितनी लैंग्वेजेज हैं वो एक लैंग्वेज आपको लेना होता है, और इंग्लिश एक पेपर होता है जिसमें प्रिसाइज राइटिंग कंप्लीशन वगैरह होते हैं। 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम होता है और 300 नंबर का होता है। देन इसके बाद पेपर 1 जो होता है वो ऐसे राइटिंग होती है, यहाँ 250। अब इसके बाद जितने भी पेपर्स होते हैं वो 250 मार्क्स के सारे पेपर्स होते हैं। ओके, तो 250 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं ऐसे। देन जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, GS3, GS4, इसके बारे में आगे इसी स्लाइड में मैं आगे दिखा रहा हूँ। देन ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। तो ये टोटल आपके 7 पेपर्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में क्रैक करने होंगे, और 250 मार्क्स के नॉर्मल पेपर्स, और पेपर A पेपर B जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। अब एक डेटा मैंने कलेक्ट किया था, और इस डेटा के अनुसार मैंने देखा था कि अगर आप जो ऑप्शनल पेपर ये जो GS पेपर हैं और जो ऑप्शनल पेपर हैं, इसको मिलाकर अगर आप 720, 730 अगर लेके चले आते हो, मतलब 50% के आसपास में अगर आप लेके चले आते हैं, नॉट 50%, 50% से भी कम, तो आपको IAS मिल जाता है। दैट मीन्स कि जो हाईएस्ट पोस्ट है ना यूपीएससी का, वो आपको मिल जाता है।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 50% ही आपको स्कोर करना है और वो 50% के लिए ही पढ़ना है। ओके, फिर जैसे ही आप प्रीलिम्स के बाद मेंस पास करते हो, देन आपका जो थर्ड एग्ज़ाम होता है वो होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जो मैक्सिमम अलॉटेड मार्क्स है वो 275 है। ओके, और टोटल जो 2025 दैट मीन्स कि पीटी और मेंस मिला के मेंस और इंटरव्यू मिला के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके 2025 में आपको 275 इंटरव्यू के लिए अलॉटेड रहते हैं। और जैसे ही आप ये क्रैक करोगे द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने भी देखा भी होगा बहुत सारे वेब सीरीज़ में या बहुत सारे यूट्यूब पे जो चैनल आते हैं उसमें इंस्टीट्यूशंस, ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये ट्रेनिंग के लिए इंडिया का सबसे बेहतरीन सेंटर माना जाता है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा जैसे ही आप यूपीएससी क्रैक करते हो। तो लैप्साना बेसिकली इसको बोलते हैं बच्चे, और ये ड्रीम सेंटर होता है बच्चों के ट्रेनिंग करने का। तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग करोगे और उसके बाद फिर आपको डिस्ट्रिक्ट में या फिर ब्लॉक्स में आपको एज ए एसडीओ या फिर आईएएस के रूप में या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उस रैंक के पोस्ट है वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। अब एक चीज़ था ये कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में क्या होता है और कैसे पढ़ना होता है। तो अगर आप देखेंगे तो जीएस पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी पेपर 1 में ये आता है जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये जीएस पेपर 2 में 5 पार्ट में बटे होते हैं और इन 5 से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। देन पेपर 3, जीएस पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो अभी पेंडेमिक जो लगी हुई है इस समय क्या क्या एक्शन लिया जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट में, इन सब टॉपिक्स पे बात करते हैं हम लोग जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में। एंड देन जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की बात करते हैं। दैट मीन्स कि जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले केस देखा होगा त्रिपुरा में जो डीएम का था, दैट इज़ ऑब्वियसली, बट उनका जो एटीट्यूड था वहाँ पे वो सही नहीं था। तो एथिक्स जो था वहाँ पे वो सही था, क्योंकि शादी का एक माहौल में उस तरह से आप नहीं कर सकते हैं भले ही आप डीएम क्यों नहीं हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में जीएस पेपर 4 में पढ़ाई होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इस पीटी और प्रीलिम्स और मेंस में पॉलिटी का क्या महत्व है हम लोग उस पर आते हैं। तो आज मैं आपको द फोकस आईएएस की तरफ से वेलकम कर रहा हूँ और इंडियन पॉलिटी का डिटेल सिलेबस जो भी है वो डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप भी इसको हमारे हमारे इस पोस्ट को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं कि वो जान सके कि कितना इजी है यूपीएससी क्रैक करना। कोई टफ काम नहीं है यूपीएससी और एपीएससी क्रैक करना, बशर्ते अगर आप सिंसियरिटी से और फिर बहुत ही लगन से पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि पॉलिटी है क्या। तो बोलता है द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड पॉलिटी इज मिडवे बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्ची। द सब्जेक्ट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री दैट गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियल सिस्टम्स एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इन द कंट्री। एक ऐसा सिस्टम जो डेमोक्रेसी मतलब दैट मीन्स लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच में जो काम करता है सिस्टम, वही पॉलिटी होती है। अगर कोई भी नीति बनाई जाए, कैसे बनाई जाए और कैसे उसको इम्प्लीमेंट की जाए, इन सब चीज़ों के बारे में पॉलिटी में हम लोग जानते हैं। और इंडियन पॉलिटी की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर ही सारी बातें निर्भर करती हैं। अगर आप भारतीय संविधान को अच्छी तरह से समझते हैं तो इंडियन पॉलिटी का मैक्सिमम पार्ट आप कवर कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी में जीएस पेपर 3 में और प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। और नॉट ओनली इन एग्जामिनेशन बट ऑल्सो जब भी आप नौकरी करने जाएंगे तो इंडियन पॉलिटी का उसमें बहुत बड़ा, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशंस की, अगर आपको समझ नहीं है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, अगर आपको समझ नहीं है जो इश्यूज चल रहे हैं हमारे यहाँ उनकी, तो आप एक अच्छे ढंग से अपने स्टेट को या फिर अपने कंट्री को या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को नहीं चला पाएंगे। तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बाद जब हमें नौकरी लग जाती है, जब हम यूपीएससी और एपीएससी क्रैक कर लेते हैं या बीपीएससी क्रैक कर लेते हैं, तो उसके बाद भी हम कैसे काम करें,
इसका क्या यूज़ है हमारे लाइफ में, ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स में सिलेबस क्या क्या होता है। प्रीलिम्स में जैसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, देन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है इंडिया का वो, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज़, जो अभी इश्यूज़ हैं, राइट्स के जो इशू हैं वो हैं। एंड बेसिकली क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स है कि वो करंट सिनेरियो में गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ ला रही है, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ उसका क्या संबंध है, कोई अमेंडमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में प्रीलिम्स में आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगी कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं और प्रीलिम्स में क्या इसका महत्व है। आप देख सकते हैं एक टेबल मैंने दिया हुआ है कि अगर हम लोग ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें प्रीलिम्स में तो आप देख सकते हैं कि 2013 में अप्रॉक्सीमेट 17 सवाल आए हुए हैं आपके पॉलिटी से, 2014 में 13 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 14 में, 15 में 15 के 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, 16 में क्वेश्चनों की संख्या कम हुई है, लेकिन 16 के बाद अगर आप देखेंगे तो 17, 18, 19, 20 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो मोर देन 15 है। इवन 2017 में 22 क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप एएमसन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। तो 20 क्वेश्चन आ रहा है अगर आपके एग्जाम में, इसका मतलब यह है कि 20% ये टॉपिक सब्जेक्ट कवर कर रहा है आपका। ओके, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग आगे फिर डिस्कस कर रहे हैं। आइए हम लोग अगर मेंस की बात करें तो मेंस में बेसिकली पेपर 2 में आता है और 20 क्वेश्चन टोटल 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके होते हैं जिसको 150 वर्ड्स लिखना होता है और 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं 250 वर्ड्स लिखना होता है। मैंने आप लोगों को उससे पहले बताया था कि यूपीएससी और एपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम होता है, या जो भी स्टेट पीएससी होता है, एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिस एग्ज़ाम में आपने कितना बड़ा लिखा ये महत्व नहीं रखता है, आपने क्या लिखा ये महत्व रखता है। टू द पॉइंट आपने लिखा या नहीं लिखा, इसका एक इम्पोर्टेंस है, और आप अपनी बातों को कितने अच्छे ढंग से रख सकते हैं। जैसे जब आप पढ़ने आएंगे या फिर जब आप अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कमेंट है, देन क्रिटिसाइज है, आपको एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अपने जवाब को वहाँ देना होता है। तो इंडियन पॉलिटी में भी वही कहानी है कि अगर कोई स्कीम अगर लॉन्च होती है, या फिर अगर हम सेक्शन 370 की ही बात कर लें, अगर सेक्शन 370 आया था तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन पॉलिटी पे, उसकी बात कर रहे हैं। या फिर अगर आप देख सकते हैं कि जीएसटी जो आई हुई है, सॉरी जीएसटी तो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, बट ये समझिए जैसे अभी जो राज्य बढ़ जाते हैं, 1 से 2 राज्य हो जाता है, जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ था, यूपी 2 भागों में बटा था, एमपी बटा था, तो जो 2 राज्य बढ़ते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ के पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप टू द पॉइंट आपको आंसर जो होता है वो लिखना होता है। दैट मीन्स वर्ड लिमिटेशन होता है 150 मार्क्स, 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स जो होता है वो होता है। अब एक चीज़ ये देखा गया है कि जीएस पेपर 2 में जो एम्फेसिस दिया गया है वो दिया गया है कि ओवरलैप बिटवीन द सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट और उनके राइट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को अभी के एग्ज़ाम में है वो अधिक ज़्यादा तरजीह दी गई है और अधिक से अधिक पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बेसिकली एग्जाम्स में आते हैं। तो बेसिकली मैंने जीएस पेपर 2 को 5 भागों में, बेसिकली 5 भागों में हम लोगों ने बांटा हुआ था, और जो टॉपिक्स थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नेंस एंड पॉलिसी, देन पॉलिटी एंड देन गवर्नेंस, देन सोशल जस्टिस, देन इंटरनेशनल रिलेशन। बेसिकली ये चारों जो हैं वो इंडियन पॉलिटी से ही रिलेशन रखते हैं, क्योंकि पॉलिटी में ही आपको इंडियन रिलेशन भी देखना है। सोशल जस्टिस इन द सेंस कि कोई भी अगर मुद्दा आता है तो किस तरह वो मुद्दा यूथ के, ये पॉपुलेशन के लिए या फिर जो इंडिया की जो पब्लिक है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस इन द सेंस कि कैसे किसी काम को अच्छे ढंग से सरकार कर सकती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। तो दैट इज़ द डिटेल सिलेबस। अगर हम जीएस पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें और इसमें इंडियन पॉलिटी का अगर हम वेटेज देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 2013 में आपके 100 मार्क्स के आए थे इंडियन पॉलिटी से, 2014 में 90 मार्क्स के आसपास में आए थे, देन 15 में 100 मार्क्स का था, 16, 17, 18, 19 ये डे बाय डे बढ़ रहा है, और लास्ट 3 ईयर्स में 18, 19, 20 में
130 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 50% वेटेज जो है वो इंडियन पॉलिटी से ही है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी। और ये जो स्कोर्स है इस बेसिकली इसके पीडीएफ भी अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से इसके पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। अगर डिटेल सिलेबस की बात करें तो बेसिकली मैं डिटेल सिलेबस पे नहीं जाऊंगा, बट जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इंडियन पॉलिटी में, मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला जो टॉपिक होता है जिससे क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में आता है, प्रेम्बल से, देन शेड्यूल्स जो होते हैं उससे, देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे बना था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या हैं उसके, देन यूनियन टेरिटरीज क्या है, आर्टिकल, सेक्शंस, इन सब के बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस जो होता है वो डायरेक्ट आता है। देन सिटीजनशिप होता है क्या है, एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, इन सब चीज़ों के बारे में भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट्स जो होता है एक इंडियन का फंडामेंटल राइट क्या है और किस आर्टिकल्स में है, किस सेक्शंस में है, इन सब चीज़ों के बारे में। देन इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ, इसके बारे में आपके एग्जाम्स में आते हैं। देन ऑब्वियसली राइट है तो आपके पास ड्यूटीज़ भी होंगी, तो ड्यूटीज़ क्या क्या हैं आपके आर्टिकल 51A में ड्यूटीज़ क्या है, इन्फोर्समेंट क्या है, ठीक है ना, इश्यूज़ क्या हैं ड्यूटीज़ को लेकर, क्योंकि अभी जैसे कोविड है, अभी कोविड पेंडेमिक चल रहा है हमारा, और इस पेंडेमिक में ऑब्वियसली हमारा राइट है, लेकिन हमारे कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। ड्यूटीज़ क्या है कि जो एक्ट लागू हुई है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इस एक्ट के तहत हमारे बहुत सारे ड्यूटीज़ हैं। हमें बाहर नहीं निकलना है, सरकार जिस एसओपी को जारी कर रही है उस एसओपी को हमको फॉलो करना है। तो ये सब ड्यूटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस में भी हैं और हमको उसको फॉलो करना होगा। देन डीपीएसपी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको डीपीएसपी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़, इसके बारे में भी आपको जानकारी देखनी होगी। देन जो डिफरेंट केसेस हुए हैं, गोलकनाथ केसेस बहुत ही फेमस केस हैं, लगभग हर बच्चों को पता है, 9th-10th के बच्चों को भी गोलकनाथ केस। बेसिकली उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो बच्चों को पढ़ाया गया है 8th-9th में, वो यहाँ पे फुल डिटेल्स में रहता है। देन यूनियन, भारत हमारा क्या है, यूनियन है, ठीक है, फेडरेशन नहीं है, फेडरल नहीं है, यूनियन है। अब यूनियन है तो उसके क्या क्या हमारे पास पावर्स हो गया, फंक्शन क्या हो गया हमारा, ठीक है, इलेक्शन कैसे होता है हमारे यहाँ, रजिस्ट्रेशन या आपका रिमूवल कैसे है, अटॉर्नी जनरल क्या है, दैट मीन्स इन सब चीज़ों के बारे में आपके जीएस पेपर 2 में पढ़ना है। तो इन सब का मैं दे दूंगा। पार्लियामेंट कैसे काम करती है हमारी, बजट क्या हो गया, बिल कैसे पास होता है पार्लियामेंट में, देन आपके पार्लियामेंट में जो 2 हाउसेज हैं उनका क्या काम है, लोकसभा राज्यसभा का, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको फुल डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। देन जुडिशरी सिस्टम हमारे यहाँ क्या काम करता है, जैसे आपको पता है 3 सिस्टम हमारे यहाँ काम करता है, राज्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो जुडिशरी सिस्टम का भी हमारे यहाँ क्या यूज़ है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको आने वाले समय में हम लोग देंगे। स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, चीफ मिनिस्टर्स जो होंगे उनका क्या काम है। अभी रिसेंटली आसाम में जो इलेक्शन ख़त्म हुई है और बिहार में, बंगाल में इलेक्शन ख़त्म हुई है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या काम किया, कैसे फिर वो आगे काम कर रही हैं, उनके पावर्स क्या हैं, फिनेंशियल पावर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको फुल डिटेल विथ नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, स्पेशल एरियाज़ जो हो गए, जैसे जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 में कुछ पहले मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस है और पहले क्या थे, देन अभी क्या है, 370 हटने के बाद क्या है वहाँ पे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। देन इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, नेशनल इमरजेंसी एक्ट जो लगती है कैसे हो गया, जैसे अभी डीडीए में लगा है, ये भी इमरजेंसी प्रोविजंस में ही आता है। जब डीडीए में एक्ट लागू हो जाती है तो इंडिया में और कोई भी कानून काम नहीं करता है। डीडीए में एक्ट जो होता है वो अपने आप में सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे बड़ी होती है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे हम लोग। देन स्टेट सेंटर एंड इंटरेस्ट रिलेशन, स्टेट और सेंटर में कैसा रिलेशन होगा, जैसे अभी आपने देखा होगा भूजल योजना, जो अभी अटल भूजल योजना अभी लॉन्च किया गया, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर अटल भूजल योजना। इस भूजल योजना में जैसा आपको पता था कि ये जो भूजल योजना जो है वो टोटल 6000 करोड़ की प्रोजेक्ट है, जिसमें शुरुआत में जो फर्स्ट फेज है इसमें 7 स्टेट्स में लोगों को ड्रिंकेबल वाटर और फिर सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता कराई जाएगी। लेकिन इसमें
स्टेट गवर्नमेंट एक भी पैसा नहीं दे रही है, सारी की सारी 6,000 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो दे रही है वो कैसे दे रही है, तो क्या वो कुछ करार करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ? तो इस तरह से जो रिलेशंस होते हैं ना, वो हम लोग स्टेट एंड सेंट्रल इंटरेस्ट रिलेशन में करते हैं। या फिर अगर हम जीएसटी की बात कर ले तो जीएसटी जो होता है, अभी आपने जीएसटी में देखा होगा कि 3 पार्ट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट हो गया, एसजीएसटी हो गया स्टेट गवर्नमेंट हो गया। तो ऐसे देन अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हैं तो वहाँ पे आईजीएसटी का फंडा काम आता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी वो आपको हम लोग यहाँ पे मुहैया कराएंगे। देन उसके बाद पंचायती राज एंड म्यूनसिपलिटीज़, पंचायती राज कैसे काम करती है, म्यूनसिपलिटीज़ कैसे काम करती है। लगभग आज अभी हर जगह या तो गांव है तो पंचायती राज होगा और शहर है तो म्यूनसिपलिटीज़ होगा। देन अर्बन एरियाज़ में आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो होता है वो काम करता है। देन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी जो होता है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, एसपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सब कैसे काम करते हैं और इनका क्या रोल है इंडियन पॉलिटी में, इंडियन ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। देन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या क्या है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सीबीआई जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो गया, जिसपे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव नहीं रहता है। ये स्वतंत्र बॉडी होती है और ये स्वतंत्रता के साथ में, यानी कि अपने इनके रूल्स होते हैं, अपने राइट्स होते हैं, उनके थ्रू ये काम करते हैं। तो दीज आर द सम टॉपिक्स, ये टॉपिक्स है जो हमको जीएस पेपर 2 में पढ़ना है और जिसके बारे में डिटेल जानकारी आपको मैं अभी दे रहा हूँ। देन ट्रिब्यूनल्स, बेसिक आइडियाज अबाउट आर्टिकल्स 323A एंड द ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323B। ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है। देन हमारे देश में अंबेडकर साहब ने SC ST के लिए और बैकवर्ड के लिए अलग प्रोविजंस बना के रखा था, उनके राइट्स क्या हैं। देन वुमेन, चाइल्ड, SC ST, बैकवर्ड क्लासेस के जो राइट्स होते हैं वो क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। देन उनको क्या एक्स्ट्रा हम बेनिफिट दे सकते हैं, प्रोविजंस क्या है, स्पेशल प्रोविजंस, ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। दोस्तों बेसिकली ये कंप्लीट सिलेबस मैंने अक्सर डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम लोग जो क्लासेस लेंगे या फिर जो भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा, या अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो आप किस बुक्स को बेस करके चलोगे तो आप इजी वे में पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला मैंने जो बुक्स चूज़ किया है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपको यूपीएससी या एपीएससी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब को सर्विस लेवल, मतलब दैट मीन्स कि सिविल सर्विस लेवल का जो एग्जाम्स होता है, अगर उसको क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ोगे तो आप इजी वे में आराम से सभी बातों को समझोगे। सेकंड, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत की जो वर्ल्ड फेमस है, आपने देखा होगा लगभग हर जगह इस बुक का डिमांड है और जितने भी एस्पेरेंट्स हैं वो इस बुक को जरूर फॉलो करते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी के बुक अगर आपको तमिलनाडु बोर्ड के मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर पुराने अगर एडिशन अगर आपको मिले हैं देन आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे बुक है एनसीईआरटी के बुक, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के बुक्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथ ही साथ अदर सोर्सेज भी हम लोगों ने रखा हुआ है, जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ें, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक न्यूज़पेपर आप रेगुलर पढ़ें और डेली पढ़ना है आपको, डेली उसके एडिटोरियल्स जो हैं वो पढ़ने हैं। देन मैगजीन्स की अगर मैं बात करूँ तो योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप कोई भी एक मैगजीन या तो योजना या तो कुरुक्षेत्र आप कंटिन्यू करें। इंडियन ईयर बुक जरूर पढ़ें, और इंडियन ईयर बुक बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो इंडिया गवर्नमेंट है वो इशू कराती है। साथ ही साथ अगर वेबसाइट की बात करें तो 2 वेबसाइट मैं प्रेफर कर रहा हूँ। पहला वेबसाइट है pib.nic.in और दूसरा है rstv.nic.in। ये 2 वेबसाइट को अगर आप फॉलो करते हैं तो इंडियन पॉलिटी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी जानकारियाँ इन दोनों वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, देन इंडिया ईयर बुक और वेबसाइट, अगर इसको फॉलो करते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंडियन पॉलिटी के बारे में अच्छे से समझें, अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई न करें, अगर आप चाहते हैं कि आप राजनेता बने या आने वाले समय में अगर आपको पॉलिटिक्स में आने की इच्छा है, तो भी आप जो आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं इनके साथ अगर आप चलते हैं तो आप आने वाले समय में एक अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं। तो नॉट ओनली यूपीएससी एपीएससी बट आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाएगा अगर आप अच्छे ढंग से अगर इंडियन पॉलिटी को पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी को समझते हैं और इंडियन पॉलिटी के अनुसार अगर आप अपने आप को
बिहेव करते हैं तो बहुत इजी वे में आप एक और आपके लिए सेक्टर खुल जाएगा, वो आपके राजनीति का सेक्टर हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की कि इंडियन पॉलिटी सिलेबस क्या है, यूपीएससी, एपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी को कैसे क्रैक किया जाएगा, उसके सिलेबस क्या हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप चाहें तो हम लोग FAQ एक सेशन रख सकते हैं जिसमें आप हमसे क्वेश्चंस एराइज कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी को लेके, पढ़ाई को लेके, और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो इसके लिए बेसिकली मैं एक सेशन ऑर्गेनाइज करूंगा अभी। तो एक सप्ताह तक अगर आप लोग आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7578013139 पे आप देख सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7578013139 पे आप अपने क्वेरीज मुझे सेंड करें, और नेक्स्ट सेशन जो होगा मैं उस सेशन में आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो आपका क्वेश्चंस जितने भी डाउट्स होंगे उसको लेके मैं करूँगा। और एक इन्फॉर्मेशन है कि 1 जून 2021 से यूपीएससी के लिए इंडियन पॉलिटी का मैं क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस होगा ये। तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें फैसिलिटीज़ लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा ही, वीकली टेस्ट रहेगा, और उसके बाद जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा तो हम लोग इसके बारे में और आपको जानकारी देंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये जो सेशन होगा वो आपको अच्छा लगा होगा, और इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, शेयर जरूर करें, और जितना अधिक शेयर करेंगे उतने अधिक लोग लाभान्वित होंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, जय हिंद।